मार्क जुकरबर्ग हमेशा कहते थे, अगर तुम सही वक्त का इंतजार कर रहे हो तो समझ लो तुम जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इतिहास में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी सफलता और जीवन के विषय में एक बेहतरीन स्पीच दी थी, और ये स्पीच दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली स्पीच है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्क जुकरबर्ग ने ये स्पीच इंग्लिश में दी है और हमारी मातृभाषा हिंदी है, जिससे बहुत सारे लोगों को ये स्पीच समझने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज मैं इस स्पीच का हिंदी अनुवाद लेकर आया हूँ, जिसमें शब्द तो सारे के सारे मार्क जुकरबर्ग के होंगे, मैं बस उन्हें हिंदी अनुवाद करूँगा। तो हेडफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्पीच आपको कोई सी भी बुक या कोई सी भी पुस्तक में नहीं मिलेगी और यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे इस स्थान से बहुत प्रेम है, धन्यवाद। आज मुझे बहुत सुखद महसूस हो रहा है कि आज मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। राष्ट्रपति, पर्यवेक्षक मंडल, संकाय सदस्य, पूर्व छात्र मित्र और गौरवान्वित माता पिता और विज्ञान बोर्ड के सदस्य और दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय के स्नातकों, आज आप सबके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि सच कहे तो आपने वो उपलब्धि हासिल की है जो मैं कभी नहीं कर सका। अगर मैं ये भाषण सफलतापूर्वक पूरा कर लेता हूँ तो ये पहली बार होगा कि मैं हार्वर्ड में वास्तव में कुछ पूरा कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ से अभी तक ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया। 2017 बैच के सभी छात्रों को बधाई। मैं एक अप्रत्यक्षशील वक्ता हूँ, न केवल इसीलिए कि मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, बल्कि इसीलिए भी कि तकनीकी रूप से हम एक ही पीढ़ी के हैं। हम दोनों ने लगभग एक दशक के अंतराल में इस परिसर की सैर की, एक ही तरह के विचारों का अध्ययन किया और एक ही तरह के इसी व्याख्यानों में सोए। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने अलग अलग रास्ते अपनाए होंगे, लेकिन आज मैं अपनी पीढ़ी और उस दुनिया के बारे में जो कुछ मैंने सीखा है उसे साझा करना चाहता हूँ, जिसे हम मिलकर बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पिछले कुछ दिनों में कई अच्छी यादें ताज़ा कर ली है। आप में से कितने लोगों को ठीक से याद है कि जब आपको हार्वर्ड में दाखिला मिलने की सूचना वाला ईमेल मिला था तब आप क्या कर रहे थे? मैं सिविलाइजेशन गेम खेल रहा था और मैं नीचे भागा, अपने पिताजी को बुलाया और किसी कारणवश उनकी प्रतिक्रिया यह थी कि उन्होंने मेरा ईमेल खोलते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वह वाकई एक दुखद वीडियो हो सकता था, पर कसम से हार्वर्ड में दाखिला मिलना ही वह बात है जिस पर मेरे माता पिता को मुझ पर सबसे ज़्यादा गर्व है। अब मुझे बताओ, हार्वर्ड में आपका पहला लेक्चर कैसा रहा? मैंने कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया था, जिसे मैंने हैरी लुइस के साथ पढ़ा था। मुझे देर हो रही थी, इसीलिए मैंने एक टी शर्ट पहन ली थी और बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह उल्टी थी और मेरा टैग सामने से बाहर निकल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, सिवाय एक आदमी के एक्स जीन के। उसने मुझसे बात की, हमने साथ मिलकर अपने प्रॉब्लम सेट सॉल्व किए और अब वह फेसबुक का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं। और इसीलिए 2017 बैच के छात्रों, आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हार्वर्ड से जुड़ी मेरी सबसे अच्छी याद प्रिंसिला से मिलना थी। मैंने अभी अभी एक प्रैंक वेबसाइट लॉन्च की थी और विज्ञापन बोर्ड मुझसे मिलना चाहता था। सबको लगा था कि मुझे निकाल दिया जाएगा। मेरे माता पिता सामान पैक करने में मेरी मदद करने आए थे। मेरे दोस्त ने मेरे लिए विदाई पार्टी का भी आयोजन किया। संयोगवश प्रिंसिला अपनी दोस्त के साथ उस पार्टी में मौजूद थी। हम पपोहो बेल टावर में बाथरूम की लाइन में मिले और मैंने जो कहा वो शायद अब तक की सबसे रोमांटिक लाइन में से एक थी। मुझे 3 दिनों में बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिला, हमें जल्दी से डेट पर जाना होगा। दरअसल आप में से कोई भी स्नातक होने वाला इस पंक्ति का प्रयोग कर सकता है। मुझे कॉलेज से नहीं निकाला गया, मैंने खुद ही ऐसा किया। प्रिंसिला और मैंने डेटिंग शुरू कर दी और आपको पता है, उस फिल्म ने ऐसा दिखाया जैसे फेसबुक के निर्माण में फेसमान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसा नहीं था, लेकिन फेसमास्क के बिना मैं प्रिंसिला से नहीं मिला होता और वह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। इसीलिए आप कह सकते हैं कि यह मेरे द्वारा यहाँ बिताए समय में
बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। हम सभी ने यहाँ आजीवन दोस्ती की शुरुआत की है और हम में से कुछ ने तो घर भी बसा लिया है। इसीलिए मैं इस जगह का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद हार्वर्ड। आज मैं उद्देश्य के बारे में बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको जीवन का उद्देश्य खोजने के बारे में कोई पारंपरिक दीक्षांत भाषण देने नहीं आया हूँ। इसके बजाय मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि अपने जीवन का उद्देश्य खोजना ही पर्याप्त नहीं है। हमारी पीढ़ी के सामने चुनौती एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहाँ पर हर किसी के पास जीवन का उद्देश्य हो। मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक यह है कि जब जॉन एफ कैनेडी ने नासा अंतरिक्ष केंद्र का दौर किया तो उन्होंने एक सफाई कर्मचारी का झाड़ू ले जाते हुए देखा और वह उसके पास गई और उसने पूछा कि वह क्या कर रहा है। सफाई कर्मचारी ने जवाब दिया, राष्ट्रपति महोदय, मैं चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने में मदद कर रहा हूँ। उद्देश्य वह एहसास है कि हम स्वयं से बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा है, कि वह हमारी ज़रूरत है और हमारे सामने कुछ बेहतर है जिसके लिए हमें काम करना चाहिए। उद्देश्य ही सच्ची खुशी का स्रोत है। आप ऐसे समय में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रहे हो जब यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब हमारे माता पिता ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की तब जीवन का उद्देश्य हमेशा उनकी नौकरी, उनके चर्च या उनके समुदाय से ही मिलता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी और एआई कई नौकरियों को खत्म कर रहा है। समुदाय में सदस्यता घट रही है। बहुत से लोग डिप्रेशन में हैं और खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान मैं किशोर सुधार गृहों में बंद बच्चों और अफीम के आदी लोगों के साथ बैठा था। उन्होंने मुझे बताया कि अगर उनके पास करने के लिए कुछ होता, जैसे स्कूल के बाद का कोई कार्यक्रम या जाने के लिए कोई ऐसी जगह, तो उनका जीवन अलग हो सकता था। मैं इसे फैक्ट्री कर्मचारी से भी मिला था जो जानते थे कि उनकी पुरानी नौकरियां वापस नहीं आएगी और वे अपना स्थान खोजने की कोशिश कर रहे थे। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने एक पीढ़ीगत चुनौती है, न केवल नए रोजगार सृजित करना बल्कि उद्देश्य की एक नई भावना पैदा करना। मुझे वो रात याद है जब मैंने क्रिगलेड हाउस में अपने छोटे से छात्रावास से फेसबुक लॉन्च किया था। मैं अपने दोस्त केक्स के साथ नान के रेस्टोरेंट गया था और मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि मैं हार्वर्ड को जोड़ने के लिए उत्साहित हूँ, लेकिन एक दिन कोई पूरी दुनिया को जोड़ेगा। असल बात तो यह है कि मेरे मन में कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि कोई हम भी हो सकते हैं। हम तो बस कॉलेज के छात्र थे, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहाँ संसाधनों से लेस कई बड़ी कंपनियाँ थी। मुझे तो यही लगा था कि उनमें से कोई एक ऐसा जरूर कर देगा, लेकिन यह विचार हमारे लिए इतना स्पष्ट था कि सभी लोग जुड़ना चाहते थे। इसीलिए हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहे। मुझे पता है कि आप में से बहुत के पास इसी तरह की अपनी कहानियाँ होगी। दुनिया में ऐसे बदलाव जो इतना स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपको यकीन हो जाता है कि कोई और इसे कर देगा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप करेंगे, लेकिन केवल अपने जीवन का कोई उद्देश्य होना ही पर्याप्त नहीं है। आपको दूसरों के लिए उद्देश्य की भावना पैदा करनी होगी। और कठिन रास्ते से मुझे ये पता चला, मेरी आशा कभी भी कंपनी बनाने की नहीं थी, बल्कि एक सकारात्मक प्रभाव डालने की थी। और जैसे जैसे ये सभी लोग हमसे जुड़ने लगे, मैंने मान लिया कि वे भी इसी बात की परवाह करते थे। इसीलिए मैंने कभी यह नहीं बताया कि मैं क्या बनना चाहता था। कुछ साल बाद कुछ बड़ी कंपनियां ने हमें खरीदने की इच्छा जताई। मैंने मना कर दिया। मैं बेचना नहीं चाहता था। मैं यह देखना चाहता था कि क्या हम अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। हम अपना न्यूज़ फीड बना रहे थे और मैंने सोचा कि अगर हम इसे लॉन्च कर दें तो यह दुनिया के बारे में जानने के हमारे तरीके को बदल सकता है। लगभग हर कोई इसे बेचना चाहता था, किसी उच्च उद्देश्य की भावना के बिना। यह स्टार्टअप का सपना सच होने जैसा था। इसने हमारी कंपनी को तहस नहस कर दिया था। एक दिन तीखी बहस के बाद एक सलाहकार ने मुझसे कहा कि अगर मैं
कंपनी बेचने के लिए सहमत नहीं हुआ तो मुझे जीवन भर इस फैसले से पछताना होगा। रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि लगभग 1 साल के भीतर ही प्रबंधन टीम के सभी सदस्य चले गए। फेसबुक का नेतृत्व करना मेरे लिए सबसे कठिन समय था, लेकिन मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था। पर मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था और इससे भी पूरा मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या मैं गलत था या एक धोखेबाज, एक 22 साल का लड़का जिसे दुनिया के कामकाज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब कई साल बाद मुझे समझ आया कि उच्च उद्देश्य की भावना के बिना चीज़ें इसी तरह चलती है। इसे बनाना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ते रह सके। आज मैं एक ऐसी दुनिया बनाने के 3 तरीके के बारे में बात करना चाहता हूँ जहाँ हर किसी के पास उद्देश्य की भावना हो, एक साथ बड़े सार्थक प्रोजेक्ट हाथ में लेकर समानता को फिर से परिभाषित करे ताकि हर किसी को उद्देश्य की पूर्ति करने की स्वतंत्रता हो और दुनिया भर में समुदाय का निर्माण करे। आइए कुछ बड़े और सार्थक प्रोजेक्ट हाथ में ले। हमारी पीढ़ी को एआई मशीन जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कारों और ट्रकों द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली लाखों नौकरियों से निपटना होगा, लेकिन हम सब मिलकर इससे कहीं अधिक करने की क्षमता रखते हैं। हर पीढ़ी की अपनी विशिष्ट रचनाएं होती है। 1960 में चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने के लिए 3 लाख से अधिक लोगों ने काम किया, जिसमें वह सफाई कर्मी भी शामिल थे। विश्व भर में लाखों स्वयंसेवकों ने बच्चों को पोलियो के खिलाफ प्रतिरक्षित किया। लाखों और लोगों ने हुअर बांध और अन्य महान परियोजना का निर्माण किया। इस परियोजनाओं ने न केवल उन नौकरियों को करने वाले लोगों को उद्देश्य प्रदान किया, बल्कि इन्होंने हमारे पूरे देश को इस बात का गर्व भी दिलाया कि हम महान कार्य कर सकते हैं। लेकिन साथियों, अब महान कार्य करने की हमारी बारी है। मुझे पता है आप शायद सोच रहे होंगे कि मुझे बांध बनाना नहीं आता या किसी काम में लाखों लोगों को शामिल करना भी नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक राज की बात बता दूं कि शुरुआत में किसी को भी यह पता नहीं होता। विचार कभी भी पूरी तरह से विकसित होकर सामने नहीं आते। वे तभी स्पष्ट होते हैं जब आप उन पर काम करते हो। आपको बस शुरुआत करनी है। अगर मुझे शुरुआत करने से पहले लोगों को जोड़ने के बारे में सब कुछ समझना होता तो मैं कभी फेसबुक शुरू ही नहीं कर पाता। फिल्म और लोकप्रिय संस्कृति में इन बातों को पूरी तरह से गलत दिखाया गया है कि किसी एक क्षण में ज्ञान की प्राप्ति का विचार एक खतरनाक झूठ है। इससे हमें अपर्याप्तता का एहसास होता है क्योंकि हमें अपना अनुभव नहीं हुआ है, और यह अच्छे विचार रखने वाले लोगों को शुरुआत करने से रोकता है। और आपको पता है फिल्मों में नवाचार के बारे में और क्या क्या गलत दिखाया जाता है। कोई भी कांच पर गणित के सूत्र नहीं लिखता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आदर्शवाद होना अच्छी बात है, लेकिन गलतफहमी के लिए रेडी रहो। किसी बड़े सपने पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को पागल कहा जाएगा, भले ही अंत में वह सही साबित हो। किसी भी जटिल समस्या पर काम करने वाले व्यक्ति को चुनौती को पूरी तरह से समझने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। भले ही शुरुआत में सब कुछ जानना असंभव हो, लेकिन शुरू करने वाले किसी भी व्यक्ति की आलोचना की जाएगी कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जो आपको रोकना चाहता है। हमारे समाज में हम अक्सर बड़े काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें गलतियां करने का इतना डर होता है कि अगर हम कुछ करते हैं तो आज जो भी कुछ गलत है उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हम जो भी करेंगे भविष्य में उससे समस्याएं जरूर उत्पन्न होगी और उसे रोका नहीं जा सकता। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अब समय आ गया है कि हम अपनी पीढ़ी के लिए कुछ अलग, कुछ नया कार्य करें। क्यों न हम इस ग्रह को नष्ट करने से पहले जलवायु परिवर्तन को रोक दें और लाखों लोगों को सौर पैनलों के निर्माण और स्थापना में शामिल करें। क्या हम सभी बीमारियों का इलाज करके स्वयं सेवकों से उनके स्वास्थ्य डेटा को ट्रैक करके और उनके जीनोम साझा करने के लिए कह सकते हैं?
आज हम बीमार लोगों के इलाज पर उससे 50 गुना अधिक खर्च करते हैं जितना कि लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए इलाज खोजने पर रिसर्च करते हैं। और इसका कोई सेंस नहीं है। इसे हम ठीक कर सकते हैं। लोकतंत्र का आधुनिकीकरण करके हम हर किसी को ऑनलाइन मतदान करने की सुविधा प्रदान करने और शिक्षा को व्यक्तिगत रूप देने के बारे में क्या ख्याल है, ताकि हर कोई सीख सके और ये सभी उपलब्धियां हमारी पहुंच में है। आइए इन सभी कार्यों को इस तरह से करें जिससे हमारे समाज के हर व्यक्ति को इसमें भूमिका निभाने का अवसर मिले। आइए बड़े काम करें, न केवल प्रगति के लिए बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए भी। इसीलिए एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में हम जो पहला कदम उठा सकते हैं वह है बड़े और सार्थक प्रोजेक्ट हाथ में लेना, जहां हर किसी के पास उद्देश्य की भावना हो। दूसरा है समानता, ताकि हर किसी को उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकता स्वतंत्र मिल सके। हमारे सभी के माता पिता ने अपने पूरे करियर के दौरान स्थिर नौकरियां की, लेकिन अब हम सभी बिजनेसमैन हैं। चाहे हम योजना बना रहे हैं या फिर कोई भूमिका तलाश कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी व्यवसाय की संस्कृति ही वह कारण है जिससे हम इतनी प्रगति करते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति तभी पनपती है जब बहुत सारे नए विचार को आजमाना आसान हो। फेसबुक वह पहली चीज़ नहीं थी जिसे मैंने बनाया था। मैंने गेम चैट बनाए, सिस्टम बनाए, म्यूजिक प्लेयर बनाए और स्टडी टूल्स भी बनाए। मैं अकेला नहीं हूँ। जेके रावलिंग को हैरी पॉटर प्रकाशित करने से पहले 12 साल अस्वीकार का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बेयोंसे को भी हेलो फिल्म में काम पाने के लिए सैकड़ों गाने गाने पड़े थे। सबसे बड़ी सफलता असफल होने की स्वतंत्रता से मिलती है। लेकिन आज हमारे यहाँ धन की असमानता का स्तर इतना अधिक है कि इससे सभी को नुकसान होता है। जब आपने अपने विचार को एक ऐतिहासिक बिजनेस में बदलने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो हम सभी को नुकसान होता है। फिलहाल हमारा समाज सफलता को पुरस्कृत करने पर बहुत अधिक जोर देता है और हम हर किसी के लिए अधिक से अधिक मौके लेने को आसान बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते हैं। चलो सामना करते हैं, हमारी व्यवस्था में कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं यहाँ से निकलकर 10 सालों में अरबों डॉलर कमा सकता हूँ, जबकि लाखों छात्र अपना कर्ज चुकाने में भी असमर्थ है। व्यवसाय शुरू करना तो दूर की बात है। देखिए, मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को जानता हूँ, लेकिन मैं एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसने पर्याप्त पैसा न कमा पाने की आशंका के कारण व्यवसाय शुरू करने का विचार छोड़ दिया हो। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि असफल होने पर उनके पास कोई सहारा नहीं था। हम सभी जानते हैं कि केवल अच्छे विचार रखने या कड़ी मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। कभी कभी सफलता भाग्य के कारण भी मिलती है। अगर मुझे बचपन में कोडिंग के लिए समय निकालने की बजाय अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता, अगर मुझे यह पता नहीं होता कि फेसबुक के सफल न होने पर भी मैं ठीक रहूँगा, तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। ईमानदारी से कहे तो हम सभी जानते हैं कि हम कितने भाग्यशाली रहे हैं। हर पीढ़ी समानता की अपनी परिभाषा का विस्तार करती है। पिछली पीढ़ियों ने मताधिकार और नागरिकता अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके पास नई डील और ग्रेट सोसाइटी योजनाएं थी, लेकिन अब हमारी पीढ़ी के लिए नया सामाजिक अनुबंध परिभाषित करने का समय आ गया है। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जो प्रगति को केवल जीडीपी जैसे आर्थिक मापदंडों से ही नहीं, बल्कि इस आधार पर मापे कि हम में से कितने लोग की कोई ऐसी भूमिका है जिसे हम सार्थक मानते हैं। हमें सार्वभौमिक बुनियादी आय जैसे विचारों पर विचार करना चाहिए, ताकि हर किसी को नई चीज़ें आजमाने के लिए एक सहारा मिल सके। हमें कई बार नौकरियां बदलनी पड़ती है, इसीलिए
हमें काम पर जाने के लिए किफ़ायती चाइल्ड केयर और इसी स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है जो किसी एक कंपनी से जुड़ी न हो। हम सभी से गलतियां होगी, इसीलिए हमें एक ऐसे समाज की ज़रूरत है जो हमें कैद करने या ब्लेम करने पर कम ध्यान दे या ध्यान ही न दे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, हमें अपने पूरे जीवन में निरंतर सीखने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और हाँ, हर किसी को अपने उद्देश्य की पूर्ति की स्वतंत्रता देना फ्री नहीं है। मेरे जैसे लोगों को इसका भुगतान करना चाहिए। आप में से कई लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको भी करना चाहिए। इसीलिए मैंने और प्रिंसिला ने चार्ल्स ज़करबर्ग इनिशिएटिव की शुरुआत की और अवसर को बढ़ावा देने के लिए अपनी संपत्ति समर्पित कर दी। ये हमारी पीढ़ी के मूल्य है। ये सवाल कभी उठा ही नहीं कि हम ऐसा करेंगे या नहीं। एकमात्र सवाल यही था कि कब। मिलेनियर्स पहले से ही इतिहास की सबसे दानशील पीढ़ियों में से एक है। एक वर्ष में अमेरिका के 4 में से 3 मिलियनर्स ने दान किया और 10 में से 7 ने चैरिटी के लिए धन जुटाए। लेकिन यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आप अपना समय भी दे सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 घंटे निकालते हैं तो किसी की मदद करने के लिए काफ़ी है। उन्हें उनकी क्षमता तक पहुँचने में सहायता करने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हो सकता है आपको लगे कि यह बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन मैं यह किया करता था। जब मेरी प्रिंसिला ने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया था तो वह टीचर बन गई और मुझसे कहा कि मुझे भी पढ़ाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं भी कंपनी चला रहा हूँ। लेकिन उसने जीत की थी। इसीलिए मैंने बॉयज़ और गर्ल्स क्लब में टेक्नोलॉजी पर एक क्लास को पढ़ाया। मैंने उन्हें प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बारे में सिखाया और उन्होंने मुझे सिखाया कि परिवार के किसी सदस्य को जेल में होने का अनुभव कैसे होता है। मैंने अपने स्कूल के दिनों की कहानियाँ भी शेयर की और उन्होंने भी एक दिन कॉलेज जाने का विचार व्यक्त किया। मैं पिछले 5 सालों से हर महीने उन बच्चों के साथ खाना खा रहा हूँ। उनमें से एक ने मेरे और प्रिंसिला के लिए पहली बेबी शावर पार्टी आयोजित की थी और अगले साल वे कॉलेज जाएंगे। उनमें से हर एक अपने परिवार में पहले स्थान पर थे जो कॉलेज जा रहे थे। हम सभी किसी की मदद करने के लिए समय निकाल सकते हैं। आइए हम सभी को अपने उद्देश्य की पूर्ति करने की स्वतंत्रता दें, न केवल इसीलिए कि यह सही काम है, बल्कि इसीलिए भी कि जब अधिक लोग अपने सपनों को कुछ महान चीज़ों में बदल सकते हैं तो हम सभी को इसका लाभ मिलता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ काम से ही नहीं मिलता। और जब हमारी पीढ़ी हर कोई कहती है, इसका मतलब दुनिया के हर व्यक्ति से होता है। जरा हाथ उठाकर बताइए, आप में से कितने लोग दूसरे देश से हैं? अब आप में से कितने लोग इनमें से किसी एक व्यक्ति के मित्र हैं? अब बात बनी, हम आपस में जुड़े हुए बड़े हुए हैं। दुनिया भर के मिलियनेयर से ये पूछने वाले हमारी पहचान को क्या परिभाषित करता है, तो सबसे लोकप्रिय उत्तर राष्ट्रीयता, धर्म या जातीयता नहीं था, बल्कि विश्व का नागरिक था। यह बहुत बड़ी बात है। हर पीढ़ी के साथ उन लोगों का दायरा बढ़ता जाता है जिन्हें हम अपने में से एक मानते हैं। हमारे लिए अब इसमें पूरी दुनिया समाहित है। हम समझते हैं कि मानव इतिहास का महान पथ उस ओर मुड़ता है जहां लोग लगातार बढ़ती संख्या में एक साथ आते हैं। जनजाति से लेकर शहरों से लेकर पूरे देश तक उन चीज़ों को हासिल करने के जो हम अकेले नहीं कर सकते थे। हम समझते हैं कि हमारे सबसे बड़े अवसर अब वैश्विक स्तर पर है। हम वह पीढ़ी बन सकते हैं जो गरीबी और बीमारी को खत्म करे। हम समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की भी आवश्यकता है। कोई भी देश अकेले जलवायु परिवर्तन से नहीं लड़ सकता या महामारियों को नहीं रोक सकता। आज की प्रगति के लिए न केवल शहरों
या राष्ट्र के रूप में बल्कि एक वैश्विक समुदाय के रूप में भी एकजुट होना आवश्यक है। लेकिन हम एक अस्थिर दौड़ में जी रहे हैं। विश्व भर में ऐसे भी लोग हैं जो वैश्वीकरण से पीछे छूट गए हैं। अगर हम अपने घर पर अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है तो दूसरे स्थानों के लोगों की परवाह करना मुश्किल है। यह हमारे समय का संघर्ष है। फ्रीडम और राष्ट्रवाद की ताकतों के खिलाफ, ज्ञान और व्यापार को बढ़ावा देने वाली ताकत उन ताकतों के खिलाफ है जो धीमा करना चाहती है। यह राष्ट्र की लड़ाई नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई है। हर देश में समर्थक और विरोधी दोनों ही तरह के लोग मौजूद हैं और इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र में भी नहीं होने वाला है। हम सभी को अपने समुदाय से जीवन का अर्थ मिलता है, चाहे हमारा घर हो या खेल टीमें या चर्च हो या संगीत समूह। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम बड़ी चीज़ों का हिस्सा है, हम अकेले नहीं हैं। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि दशकों में से सभी प्रकार के समूह की सदस्यता में लोग कम होते गए हैं। ये वे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अब कहीं और अपना मकसद तलाशने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे पता है कि हम अपने समुदाय, अपने ग्रुप को फिर से बना सकते हैं और अपना नया समुदाय शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग ये सब पहले से ही कर रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट एग्नेस से मिला जो आज स्नातक हो रही है। उन्होंने अपना बचपन युगांडा के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में बिताया और अब वह हजारों वकीलों को शिक्षित करती है। आज ही उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मेरी मुलाकात कायला और नेहा जैन से हुई। वो दोनों नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए जो बीमारियों से पीड़ित लोगों को ठीक करने में मदद करती है। उसके बाद मेरी मुलाकात डेविड रजू अजनार से हुई। वह एक पूर्व नगर पार्षद थे जिन्होंने सफलतापूर्वक इस लड़ाई का नेतृत्व किया कि मेक्सिको सिटी सैन फ्रांसिस्को से भी पहले लैटिन अमेरिका का पहला शहर बन गया जिसने विवाह समानता कानून पारित किया। और यह मेरी कहानी है। एक छात्र छात्रावास के कमरे में रहकर एक समय में एक समुदाय को जोड़ता है और तब तक प्रयास करता है जब तक कि एक दिन हम पूरी दुनिया को न जोड़ दे। बदलाव की शुरुआत स्थानीय स्तर से होती है। वैश्विक बदलाव की शुरुआत भी छोटे स्तरों पर ही होती है। हम जैसे लोगों से हमारी पीढ़ी में हम अधिक जुड़ते हैं या नहीं, हम अपने सबसे बड़े अवसरों को प्राप्त करते हैं या नहीं, यह संघर्ष अंततः इस बात पर निर्भर करता है